हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ बेस्ट रिसर्च प्रपोजल। हो सकता है कि आप मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट हो, आपको ग्रांट के लिए कहीं पे अप्लाई करना है, या फिर हो सकता है कि आप पीएचडी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, उसको आपको फंडिंग एजेंसी को भेजना है, या फिर अपने गाइड को सबमिट करना है, या यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। सारे केसेस में हमें एक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना पड़ता है, मीन्स रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, जो कि हमें अपने यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या गाइड को सबमिट करना होता है, या फिर फंडिंग एजेंसी जहाँ से आपको फंड लेना है वहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। सो उसके लिए हम कैसे रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल अच्छे से बताने वाली हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। रिसर्च प्रपोजल की मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये एक स्टोरी की तरह होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई काम किया, आपके मन में कोई क्वेश्चंस आए, फिर आपने फिर उसका कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऑब्जर्व किया, फिर उसका कुछ रिजल्ट आया, आपने फिर ऑब्जर्व किया, उसका फिर कोई रिजल्ट आया। मीन्स आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। आपने उसमें कुछ इंक्लूड किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया कि इसका क्या रिजल्ट फर्दर आता है, ये देखा। उसके बाद कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते गए, फिर आपने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट सेट किया, फिर उसका रिजल्ट लिया, तो एक दूसरे से कनेक्टेड स्टोरी सी बनती जाती है। तो जो ये आपका पूरा प्रोसेस है, इसको आपको कैसे पेपर में शो करना है, कैसे आपको चीजों को दिखाना है, कैसे लिखना है कि आपने क्या किया, क्या रिजल्ट आया, ये सारा प्रोसेस है। सो इन सारी चीज को समराइज करके जो आप पेपर में लिख के देते हो उसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अब रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखना है, इस सारे तरीकों को मैं 9 पॉइंट्स में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पॉइंट। सो मैं 1 बाय 1 अपने सारे पॉइंट्स को आपको समझाऊंगी कि कैसे किस पॉइंट्स में हमें क्या करना होता है जिससे हम एक बेस्ट रिसर्च प्रपोजल लिख सके। फर्स्टली मैं टाइटल और इंट्रोडक्शन की बात नहीं करूंगी, जो कि मेरे पहले और सेकंड नंबर के पॉइंट है। मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ, दैट इज रिसर्च रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हो या फिर रिसर्च प्रपोजल लिखते हो तो वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन एंड टाइटल हमेशा लास्ट में चूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट से बात करूंगी जो कि रिसर्च रिव्यू है। रिसर्च प्रपोजल लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्टली बात करते हैं रिसर्च रिव्यू की, कि आपका जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू क्या है। तो उसमें हमें क्या देखना होता है, हम अपने इंटरेस्ट एरिया से कुछ पेपर सेलेक्ट करते हैं जो कि हमसे रिलेटेड होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं। मीन्स कि उसमें आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उससे उस काम में आपका ये पेपर क्या कुछ बेनिफिट दे सकता है या नहीं दे सकता है, इस चीज को हम प्रॉपर देखते हैं कि इस ऑथर ने क्या काम किया है, कहाँ तक काम किया है, उसमें आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मीन्स उस पेपर में क्या फाइंडिंग आ रखी है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि उन्होंने क्या चीज फाइंड की है और आप क्या फाइंड कर सकते हैं। मेन आपको अपना गोल सेट रखना है कि आपको अपना काम करना है वो क्या काम करना है। उसके बाद रिसर्चर का आपको पेपर देखना है कि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़िए उसको, अगर मिल रहा है देन उसको आप नोट कीजिए विद रेफरेंस। हमें आप रिसर्च रिव्यू में क्या करना है, सिर्फ हमें यही देखना है कि उस पेपर में हमारे काम का क्या है। अगर कुछ हमारे काम का है तो उसको रखना है, अदरवाइज उसको हटा देना है। रिसर्च पेपर जो आप देख रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है उसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप फर्दर कोई और काम करना चाह रहे हैं उसमें, देन आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि आप इसमें ये चीज करना चाहते हैं और आपकी हाइपोथेसिस ये है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की। आप क्या काम कर रहे हैं, आपको ये एम्स और ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पॉइंट्स, आपका जो लास्ट में जो गोल होगा आपका वो फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आपको अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि आपका एम्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, और अपना खुद का गोल आपको पता होना चाहिए। पेपर्स आप चाहे कितने भी पढ़िए, लेकिन जो आपका अपना खुद का मेन गोल है, जो आप खुद काम करना चाहते हैं, उससे कभी भी इधर उधर मत होइए। आप अपने पॉइंट को लेके हमेशा ही कांस्टेंट रहिए कि हमें इस पॉइंट पर ही काम करना है। ये जो छोटे छोटे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको गोल अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। सो अभी तक आपने बता दिया कि आपको क्या आपके एम्स हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी।
अब आपको ये बताना है कि आप जो काम कर रहे हो आप किस मेथड से करोगे, किस मेथोलॉजी से करोगे, आपका प्रॉपर वे क्या होगा काम करने का। अगर कोई इथिकल इश्यूज आपको फेस करने पड़े तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। मेथोलॉजी इज टू इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके लैब में क्या क्या है, आप जिस मेथड से काम करने वाले हो, जिस सिस्टम का यूज करने वाले हो, जिस टेक्निक का यूज करने वाले हो, वो प्रॉपर आपको चीजें पूरी पता होनी चाहिए। अगर आप मेथोलॉजी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो जो रिव्यूअर है, जो आपके पेपर को देखने वाला है, उसको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसके पास काफी अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल इसके पास काफी अच्छी नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंटल इसके पास काफी अच्छी नॉलेज है, तो ये इस चीज को काम को अच्छे से कर सकता है। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपनी मेथोलॉजी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर आप मेथोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, अपनी सारी चीजें प्रॉपर वे में बताते हो, फैक्ट्स रूल्स काफी अच्छे से बताते हो, देन रिव्यूअर को कंफर्म हो जाता है कि इसको अच्छी नॉलेज है, देन आपको फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस, आउटकम्स एंड डिस्कशन। आपने अगर कोई काम किया है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने कोई अपने काम को आगे बढ़ाया है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या ये कितनी हद तक सही हो सकता है और कितनी हद तक गलत हो सकता है। जब आपने कोई चीज की है तो आपको डिस्कस डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज सही हो जाती है या कोई चीज गलत हो जाती है, बीच का तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपकी कोई चीज सही हो रही है देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, जो कि जरूरी नहीं है कि आपका हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो, मे बी वो सक्सेसफुल ना हो, देन उस केस में आपको इससे क्या लर्निंग मिलेगी, आप क्या चीज सीखेंगे, प्लस क्या इम्प्रूवमेंट होगा, आपको ये सारी चीजें भी बतानी होगी कि अगर हमारा काम सक्सेस होता है तो हमें हमारे ये पॉइंट से, अगर सक्सेस नहीं होता है देन भी हम काफी चीजें हम अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे, जैसे इससे क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये काफी सारी चीजें बता सकते हैं। वैसे रिसर्च के फील्ड में जरूरी नहीं है कि आप हर बार सक्सेस ही हो, आप वहाँ पे फेल भी होते हैं, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सो यहाँ पे फेल का मैटर उतना ज्यादा नहीं करता है। इस पॉइंट में बात करती हूँ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की। सो एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस मीन्स कि आपने अपना एक गोल अचीव कर लिया है, माना कि आपकी पीएचडी 5 साल की है, तो आपने सोच रखा है कि आपको फर्स्ट ईयर में अपने प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेके जाना है, सेकंड ईयर में यहाँ तक लेके जाना है, थर्ड ईयर में यहाँ तक लेके जाना है, और ऐसे अपना काम को कंटिन्यू करना है। रिव्यूअर को भी पता चल जाता है, अगर आप अपना टाइम बता देते हैं कि हम 5 साल में इस काम को करने वाले हैं, तो उनको भी एक आइडिया लग जाता है कितने टाइम तक ये काम करने वाला है, और आपकी सारी चीजें चेक होती रहती हैं टाइम टू टाइम। सो ये मेंशन करना जरूरी होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो आप उसे कब तक खत्म करके सबमिट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करती हूँ एक्सपेक्टेड बजट। ये उन पीएचडी स्टूडेंट्स को नहीं है जिनको जेआरएफ मिल रही होती है, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। एक्सपेक्टेड बजट बताना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो कितने टाइम तक चलेगा, उसमें उस प्रोजेक्ट में आपको किस किस की हेल्प चलेगी, मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने आपको नीड लगेंगे, तो उनको देने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट का कितना खर्चा आएगा, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें स्टडी मटेरियल या स्टेशनरी का कितना खर्चा आएगा, या फिर आप उसमें ट्रैवल अलाउंसेस का क्या खर्चा होगा। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं यहाँ से वहाँ जाना भी पड़ता है, बहुत बार होता है कि हमारे लैब में चीजें फैसिलिटी नहीं है तो हमें दूसरे लैब में जाके काम करना होता है। आपको ये पूरा प्रॉपर वे में तैयार करके देना होता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फंडिंग इशू होती है। सो मैं लास्ट पॉइंट पे बात करने वाली हूँ, दैट इज रेफरेंसेस। देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि सारा काम जो भी आप अपने रिसर्च प्रोसेस में काम कर रहे हो सारा काम आपने ही किया हो, आप कुछ ना कुछ इधर उधर से हेल्प लेते हो। सो वहाँ पे आपको रेफरेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रेफरेंस देना ही देना है, ठीक है। तो रेफरेंसेस करने की भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं। आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी आप रेफरेंसेस का फॉर्मेट ले रहे हैं वो प्रॉपर एक ही फॉर्मेट हो, ऐसा नहीं हो कि कोई रेफरेंस कैसे डाल दिया कोई कैसे डाल दिया। तो इसके लिए आप काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की। ऑल्दो जब आप कोई पेपर देखेंगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा होता है, लेकिन जब हम पेपर लिखते हैं देन इंट्रोडक्शन हम सबसे बाद में लिखते हैं। उसका रीज़न है, चलिए मैं बताती हूँ। आपने रिसर्च रिव्यू कर लिया, आपने मैथोलॉजी कर लिया, आपने एम्स ऑब्जेक्टिव इकट्ठे कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई इस बारे में कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको क्या फाइंडिंग करनी है, आपने जो रिसर्च रिव्यू किया है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स दिखी, फर्दर आप उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हो, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारी फाइंडिंग क्या होगी, हमारे अगर सक्सेस हुआ तो क्या होगा, सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ। हम पूरा प्रॉपर वे में अपना इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को डाल देते हैं। एंड लास्ट में हम सेट करते हैं अपना टाइटल, जो कि बहुत ही ईजी है। जब आपने सारा पेपर क्लियर तो टाइटल लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, टाइटल आप इजिली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी, आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। मीन्स आपने पहला पैराग्राफ लिखा, उसके बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो ऊपर वाले से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपके मन में कोई वर्ड्स आ रहे हैं आप उसको डालते जा रहे हैं।
एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ों को लिखिए और आप कुछ भी वर्ड्स मत यूज़ कीजिए कि सामने वाला जो पढ़ने वाला रिव्यूअर है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या मतलब इसने क्या लिखा हुआ है। तो आप ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए कि वहाँ पे ये फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। तो जिस काम को भी कीजिए प्रॉपर वे में कीजिए। तो अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो यूजली लोग गलतियाँ कर देते हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ग्रामर की बात करूंगी। मोस्टली लोग ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग इस ग्रामर मिस्टेक को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। उनको लगने लगता है जब ये छोटी छोटी बातों को इतना कैजुअली ले रहा है तो ये रिसर्च को सीरियसली रिसर्च कैसे करेगा। सो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्लैगियरिज्म की। आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप प्लैगियरिज्म से बचे रहिए। प्लैगियरिज्म का मतलब आप जानते हैं कॉपी पेस्ट होता है। कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप के अपने वर्ड्स होने चाहिए। आप कहीं से कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कॉपी पेस्ट या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे टूल्स हैं, आप वहाँ पे उसे अप्लाई कीजिए। अटेंशन टू डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे, आप बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल आपका बनेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।